हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज हम यूएस से 2017 पार्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। अराउंड क्वेश्चन नंबर 27 टू 50 क्वेश्चन। ओके, गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27। That is, rearrange the following non-plan expenditure in ascending order of their share in two non-plan revenue expenditure। अगर आपने पढ़ा होगा बजट में दो चीज़ों का एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एंड दूसरे नॉन प्लान। नॉन प्लान में अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा 2013 बजट एस्टिमेट के हिसाब से, सबसे ज़्यादा शेयर है आपका इंटरेस्ट पेमेंट का शेयर अराउंड 9.41 शेयर है इसका। देन उसके बाद है आपका सैलरी का, दैट इज़ नॉन प्लान। सैलरी का आपका अराउंड 4.10 है। ओके, देन उसके बाद आपका है मेजर सब्सिडीज़ का आपका 3.18 इसका पोर्शन आपको देना पड़ेगा। देन डिफेंस का आपका है 2.33 समथिंग, अराउंड 2.3। देन पेंशन इज द लास्ट, पेंशन का लास्ट है दैट इज़ 2.07। ठीक है, ओके। तो अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, अभी के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 3214। तो ये ऑप्शन और उसमें मे भी करेक्ट ऑप्शन होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, अभी के हिसाब से मैं करूँगा 2013 के हिसाब से, बजट एस्टिमेट के हिसाब से जो भी है। सबसे पहले आपका इनकम टैक्स आता है, देन उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, थर्ड वन इज सर्विस टैक्स, देन लास्ट वन इज कस्टम टैक्स, दैट इज 3214। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फंक्शनल फाइनेंस एपीएलएनआर ने दिया था, दैट इज करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन। पॉम प्राइमिंग फिनलेस राज, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। एक्टिव फाइनेंसिंग बलजीत सिंह, करेक्ट ऑप्शन। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ये इसने दिया था एडम स्मिथ ने, ये कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर दिया था एडम स्मिथ ने। ओके, देन ये नीट करेक्टली मैच्ड, ए बी एंड सी आर करेक्टली मैच्ड है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी बिकम सेम इन ऑल मार्केट बाय। अगर आपने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज में 3 टर्म का यूज होता है, स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। ओके, स्पेकुलेशन, हेजिंग और आर्बिट्रेज के हिसाब से आर्बिट्रेज करेंसी बिकम सेम इन ऑल मार्केट। अगर आर्बिट्रेज में अगर डेली एक्सचेंज चल रहा है, माने एक एग्जांपल है, नीदरलैंड एक्सचेंज चल रहा है, इंडिया एक्सचेंज दैट इज नीदरलैंड एक्सचेंज। अगर नीदरलैंड में एक्सचेंज करेंसी का रेट 5 चल रहा है एंड दिल्ली में 10 चल रहा है, तो दिल्ली वाला नीदरलैंड जाएगा, 5 से लेके आएगा और 10 में इसको यहाँ भेज देगा। तो इसमें क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी बिकम सेम इन ऑल द मार्केट, तो इस दैट इज आर्बिट्रेज। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर द इफेक्ट ऑफ टैरिफ, किंडलबर्गर के अनुसार से इफेक्ट ऑफ टैरिफ से 8 प्रभाव हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन इफेक्ट, सेकंड इनकम इफेक्ट, थर्ड रेवेन्यू इफेक्ट, एक्सपेंडिचर इफेक्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ में बताऊंगा आपको कंजम्पशन इफेक्ट, फिफ्थ टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट, सिक्स्थ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, बीओपी। ठीक है, सातवां कंपटीशन इफेक्ट, आठवां कंजम्पशन इफेक्ट होगा, टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट हो गया, आठवां रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। तो इसके 8 एक्सपेंडिचर इफेक्ट इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो उसके अनुसार इफेक्ट टैरिफ आर ए 1 2 एंड 3 आज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ टैरिफ। अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो आप इंपोर्ट के प्राइस बढ़ेंगे, करेक्ट। कंजम्पशन एंड इंपोर्ट फॉल, अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो कोई हाउस होल्ड उसको खरीदेगा नहीं, कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाएगा एंड इंपोर्ट फॉल हो जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है।
लोकल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द इम्पोर्टेड कमोडिटी इंक्रीजेज। अगर हम इसका इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाने से लोकल प्रोडक्शन इसका बढ़ जाएगा। लोकल प्रोडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट कमोडिटी इंक्रीजेज, देखिए ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमांड फॉर डॉलर बाय इंडिया इज डिपेंड अपॉन। डिमांड फॉर इम्पोर्ट बाय इंडिया फ्रॉम, अगर हमें डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स बाय इंडिया फ्रॉम अमेरिका, अगर हमें किसी की हम डिमांड करनी है, इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि डॉलर का हम यूज़ तभी करते हैं जैसे हम कुछ इंपोर्ट खरीदना है तो हम उसको डॉलर इसको पे करेंगे। आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, अगर कैपिटल हमारा इंडिया से अमेरिका की ओर जा रहा है तो उसमें हमें पे, इंडिया से अमेरिका की ओर जा रहा है तो अमेरिका हमें पे करेगा, नहीं कि हम अमेरिका को पे करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, अगर डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट वैसे बढ़ेगा, इंपोर्ट हमारा घट जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी वैसे डॉलर का कोई यूज़ नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ द परफेक्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाई, अगर हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल मीन्स अगर हमारा अभी रुपीज़ माना कि डॉलर, माना कि $1 इजकल टू $60, ठीक है, इन नेक्स्ट टाइम $1 इजकल टू $70, तो हमारा इसमें इस वाले केस में हमारा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है हमारा उसका बढ़ जा रहा है, मीन्स हमारा कि रुपीज़ डेप्रिसिएट हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो हमें ₹70 पे करने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट डेफिसिट है तो क्या करेंगे, हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो या तो करेंसी की वैल्यू डाउन होगी या तो अप जाएगी, हमारा अगर डाउन होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम डेफिसिट क्लियर करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिशिएट करेंगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एज डेफिसिट बैलेंस हो जाएगा। ओके, देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is not a component of calculating SDA? नोट पूछ रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है, मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी है, GNI भी है, एनरोलमेंट रेशो नहीं है, ठीक है, तीन ऑप्शन होते हैं इसके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन या मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग या एक्सपेक्टेड और स्कूलिंग, एंड GDP या GNP वॉट एवर द लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 are 3 correct. Okay, then moving to next question. What are the repo rates and the reverse repo rate and bank rate respectively as the RFI notification? अभी के हिसाब से जो आपका है मैं आपको वैसे बता दूंगा, रेपो रेट, बैंक रेट सबसे ज़्यादा होगा, देन रेपो रेट होगा इसमें, देन रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। इसने थर्ड वाला बोला कि बैंक रेट, दैट इज़ सबसे ज़्यादा लास्ट वाला होना चाहिए, ठीक है, और देन फर्स्ट वाला ये 8, 7, 6, तो ये आंसर सही होगा मेरे हिसाब से सी, क्योंकि आपका बैंक रेट सबसे ज़्यादा है, देन रेपो रेट, देन सॉरी रेपो रेट, लास्ट इज रिजर्व रेपो रेट। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इक्विपमेंट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज दैट प्रोवाइड सर्विसेज? देखो अभी के लिए अगर MSME की बात करता हूँ, MSME में इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल के लिए MSME, ठीक है, MSME स्मॉल के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और आपका टर्नओवर है अराउंड इसका 50 करोड़ का, ठीक है। अभी के हिसाब से MSME का रेट, अभी MSME का ये क्राइटेरिया चल रहा है, उस समय का इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज अराउंड, मुझे क्वेश्चन समझ में आया। ओके, इफ़ एनी वन नो देन प्लीज़ कमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which commission has recently replaced planning commission?
that is Niti Aayog. Then moving to next question, 39. As per the World Development Report, the focus has shifted from deregulation to building an effective regulatory framework. Okay, that option is इसमें इसमें जो ये एसर्सन है ये करेक्ट है कि इसमें वो डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990-2000 की जो आई थी, फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम डिरेगुलेशन टू बिल्डिंग इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो मार्केट फेलियर जस्टिफाई द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन सम सिचुएशन, मार्केट फेलियर जब होता है इसमें गवर्नमेंट का कुछ सिचुएशन में ये इम्प्लीमेंट कर सकती है तो इससे मार्केट फेलियर कम होता है, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसकी वजह से वर्ड डेवलपमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूनियन बजट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज कॉन्स्टिट्यूट, तो अभी के हिसाब से सब्सिडी जो चल रहा है आपका 3.18% चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या था आई डोंट नो, बट 3.18% GDP का 3.18% 2003 बजट एस्टिमेट के हिसाब से 3.18 चल रहा है, और अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2022 एक्चुअल जो है अभी 4.46, दैट इज़ द फाइनेंशियल ईयर 2022 एक्चुअल्स। ये है आपका 2023 बजटरी एस्टिमेट 3.18, तो इसको अब याद रख लीजिए। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडबैंडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। देखो ब्रॉडबैंडिंग जो कंसेप्ट आया था अराउंड, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले जो आपकी आई थी 1948, ठीक है, याद रखना। सेकंड वन इज़ 1956, थर्ड 1977, फोर्थ 1980, फिफ्थ 1991। तो ये ब्रॉडबैंडिंग कंसेप्ट जो होता है कि जो जॉब लेवल्स होते हैं, जॉब का जो लेवल होता है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 वट एवर, तो उस क्राइटेरिया की बात करता है ब्रॉडबैंडिंग। ये आया था अराउंड 1984 के हिसाब से, तो 1984 ऑप्शन तो है नहीं, मैं 1980s की ओर जाऊँगा, 1980 या 1984 इसका ऑप्शन सही होता है, नहीं 1980। ओके, देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फार्मूला दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस dx/a, ए जो आपने इसमें पढ़ा होगा, ए को माना जाता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ये एज्यूम्ड मीन होता है, हम इसको एज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सिग्मा dx/n निकालते हैं, सभी जितने भी नंबर्स दे रहते हैं। इसका रीज़न है इफ़ डेविएशन ऑफ वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम, अगर हम मीन से लेंगे तो एक्चुअल मीन और ए मीन दोनों बराबर हो जाएंगे, मे बी करेक्ट, एक्चुअल मीन दैट इज़ एक्चुअल मीन एज्यूम मीन दोनों बराबर होंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअल मीन अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट। इन मॉडर्निटी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग एवरेज आर अराउंड, देखो अगर एवरेज का आपने देखा होगा कि इसमें देव निकाला जाता है मोड, ठीक है, मोड जो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है, मोड की वैल्यू होती है जेड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ओके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, अगर ये एसिमेट्रिक होगा, अगर सिमेट्रिक होगा तो आपको पता है कि सिमेट्रिक होने में मीन मीडियन मोड दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे, तो आप इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका गलत रॉन्ग है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नहीं। सेकंड वन जो होता है कि एक्स माइनस मीन एक्स माइनस जेड माइनस 3 एक्स माइनस एम, अगर हम इसको एक्स को इस साइड लेके आएंगे, अगर जेड को मैं यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है, एक्स को इस साइड लेके आऊँगा
माइनस 2 मीन प्लस 3m इक्वल टू जेड। जेड इक्वल टू आपका आ गया 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो भी मैंने आपको ऑप्शन दिया था। मोड इज मोड जो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। दैट इज ये जेड इक्वल टू 2 मीन माइनस 2 मीडियन माइनस 3 मीन, ये गलत है, ये गलत है। तो आपको ऑटोमेटिक 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient following formula are used to calculate coefficient of correlation between x and y. Series of data, अगर आपने correlation पढ़ा होगा, coefficient of correlation, उसमें कार्ल पियर्सन फार्मूला एंड स्पर्समैन फार्मूला यूज किए जाते हैं। 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन है। तो कैली हो गया एंड बोले हो गया, क्या आते हैं आपका स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस में काम आते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन, which of the following theory distribution will be appropriate for if p and q are normally nearly equal and tends to be infinite and tends to be infinite। अगर tends to be infinite, अगर and tends to be infinite means अगर आपके पास कोई चीज़ फाइनाइट नहीं है, ठीक है, उसमें लगता है आपका पॉइजन। अगर आपका इनफाइनाइट है देन उसमें लगेगा आपका पॉइजन। अगर ये चीज़ एन सेट अगर आपके पास फाइनाइट होते तो मैं यहाँ पर लगता बाइनोमियल, ठीक है। नॉट बाइनोमियल और नॉर्मल चीज़ें फाइनाइट्स होती हैं। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स फाइनाइट होते हैं। लेकिन पॉइजन के केस में कभी भी, पॉइजन के केस में, ठीक है, पॉइजन के केस में सैंपल रहेगा इनफाइनाइट एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेट रहेंगे या सैंपल रहेगा फाइनाइट। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है दैट इज पॉइजन। क्वेश्चन, if 3 coins are tossed at the same time the probability of getting 2 heads। अगर कॉइन है, 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो उसमें क्या क्या केस बन सकती है। अगर आप किसी कॉइन को आप टॉस करते हैं उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, ठीक है। या तो आपके तीनों हेड आएंगे या तीनों टॉस आएंगे, ठीक है, ये तीनों टॉस आएंगे, या एक हेड 2 टॉस आएंगे, ठीक है, या एक टॉस 2 हेड आएंगे, या एक हेड एक टॉस एक हेड आएगा, या तो ये हो सकता है। या 3 हेड हो गए, तो आप समझ सकते हो 3 2 के पावर 3 8 बनेंगे। इसके केसेस 8 केस बनेंगे। 2 के पावर 3 इसके एज्यूम कर सकते हैं, सॉरी 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 केसेस बनेंगे ऐसे। 3 हेड हो गए, 3 टॉस हो गए, एक हेड 2 टॉस हो गया, 2 हेड 2 टॉस हो गए अराउंड सॉरी। ओके, देन 2 के पावर 3 इसके 8 केसेस बनेंगे। उसमें ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब इसमें आप चेक करें कि इसमें 2 हेड किसके पास है। इसमें 3 हेड है, 3 टी है, इसमें एक ही हेड है, इसमें 2 हेड है, एक ही हो गया, इसमें 2 हेड है, 2 हो गए, इसमें एक 2 हेड है तो 3। हमारे पास 3 केसेस बनते हैं 3/8 और हमारे पास 3/8। मतलब 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 है और इसमें 3 हमारे 2 हेड के चांसेस हो सकते हैं। तो 3/8 दैट इज ऑप्शन नंबर इज सी। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्वेश्चन y इक्वल टू 5 + 0.8 x रिग्रेशन कोफिशिएंट। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर आप इसका निकालोगे तो ये 0.8 इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट है। आपने पढ़ा होगा BYX और BXY, ठीक है, दैट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट। हम यहाँ पर करेंगे BYX दैट इज़ 0.8, ठीक है।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई 2 होते हैं, तो इसका आंसर है 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हनुमत राव कमेटी फर्टिलाइजर, खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर, रेकी कमेटी इंडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जीवी रामकृष्ण कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल बैंक अनलिमिटेड, ए कट इन CRR हेल्प टू इंक्रीज क्रेडिट सिस्टम। अगर आप कैश रिजर्व रेशियो कम कर देंगे तो इसमें क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें लोन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बैंक रेट इज़ इंस्ट्रूमेंटल फॉर क्रेडिट कंट्रोल, डेफिनेटली बैंक रेट अगर कट करेंगे तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक रेट बढ़ाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक रेट कम करेंगे सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। एन इंक्रीज इन SLR हेल्प टू रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन, अगर SLR बढ़ाएंगे देन रेस्टेड क्रेडिट क्रिएशन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नॉट टू पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, ओके, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन, एबिलिटी टू वो प्रिंसिपल जो होता है इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द टैक्स पेयर, तो ये ऑप्शन जितना भी टैक्स पेयर की जितनी भी कैपेसिटी होगी, अगर वो हायर इनकम ग्रुप में आता है तो उसका टैक्स ज़्यादा पे करेगा, लोअर इनकम ग्रुप में आता है तो कम टैक्स पे करेगा, ओके। Okay, but thanks for watching this video. If you like, please comment and share and subscribe my channel. Thank you.